सौतेली माँ भागी ससुर के साथ। सुबह का समय था। घर के हॉल में सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। रामलाल अखबार पढ़ रहे थे। पूजा कॉलेज जाने की तैयारी में थी और किरण खाना परोस रही थी। दरअसल किरण पूजा की सौतेली माँ है। पूजा की माँ के देहांत के बाद पूजा के लिए एक माँ ढूंढी गई, वो भी एक कच्ची उम्र की लड़की। हालांकि किरण ने पूजा की माँ से ज्यादा उसकी सहेली बनना पसंद किया। किरण, ये पराठे थोड़े और सेक देती तो अच्छा रहता, मुझे थोड़े कुरकुरे पसंद हैं, तुम जानती हो ना। जी ध्यान रखूंगी अगली बार। अभी तो जैसे बने हैं वैसे ही खा लीजिए। माँ, मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए। आज मेरा प्रेजेंटेशन है, थोड़ा नर्वस लग रहा है, लेकिन कोशिश करूंगी अच्छा करूँ। ऑल द बेस्ट पूजा, तुमने मेहनत की है तो अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। टाइम पर घर आ जाना बेटा। ठीक है, अभी बाय। पूजा निकल जाती है और रामलाल भी अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगते हैं। वहीं किरण चुपचाप प्लेटें समेटते हुए सोच में डूबी रहती है। सब कुछ ठीक है इस घर में, लेकिन फिर भी मन क्यों नहीं लगता। शायद रामलाल मुझसे प्यार नहीं करते। तभी रामलाल किचन में आते हैं। किरण, मेरी दवाई कहाँ रखी है? तुम हर चीज इधर उधर रख देती हो, मुझे ढूंढने में दिक्कत होती है। मुझे लेट हो रहा है, ढूंढ कर दो। दवाई वही रखी है जहाँ रोज रखती हूँ, रुको मैं देती हूँ। तुमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उम्र हो गई है मेरी, हर चीज खुद से ढूंढना आसान नहीं होता। जी मैं ध्यान रखूंगी। रामलाल ऑफिस चले जाते हैं। किरण कुछ पल के लिए रुककर गहरी सांस लेती है और किचन से निकलकर हॉल में आती है और सोफे पर बैठ जाती है। घर में शांति है, लेकिन उसके मन में हलचल है। रामलाल बुरे इंसान नहीं है, लेकिन रिश्ता ऐसा लगता है कि बस जिम्मेदारी निभा रही हूँ, दिल से कुछ भी नहीं। तभी फोन की घंटी बजती है। पूजा का कॉल आता है। माँ, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा गया, टीचर ने तारीफ भी की, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे पता था तुम अच्छा करोगी। माँ, जल्दी घर आऊंगी, फिर साथ में चाय पियेंगे। हाँ आ जाओ। शाम हो जाती है। पूजा घर लौटती है और सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी रामलाल भी ऑफिस से आ जाते हैं। पूजा, अब तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है, तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है मैंने। जैसा आप सब ठीक समझे, मैं तैयार हूँ। हाँ, अच्छा लड़का मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ दिनों बाद लड़के वाले घर आते हैं। हॉल में सब लोग बैठे होते हैं। पूजा थोड़ी घबराई हुई होती है और किरण सब कुछ अकेले संभाल रही होती है। नमस्ते, हम लोग अभिषेक के माता पिता हैं। नमस्ते, आइए बैठिए। ये मेरी पत्नी किरण है और ये मेरी बेटी पूजा। नमस्ते, आप लोग आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। किरण किचन की ओर जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर महेश पर पड़ती है। किचन में चाय बनाते हुए भी किरण बार बार हॉल की तरफ देख रही थी। उसकी नजर महेश पर बार बार जा रही थी, जो हंसते हुए सबसे बात कर रहे थे। ये कैसे इंसान है, उम्र में बड़े हैं लेकिन कितने फिट, कितने कॉन्फिडेंट और कितने खुशमिजाज लग रहे हैं। तभी चाय बनाने के बाद किरण पूजा को लेकर जाने को बोलती है और खुद स्नैक्स की ट्रे लेकर आती है। फिर पूजा सबको चाय देती है और अपनी सौतेली माँ किरण के पास जाकर बैठ जाती है। आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, आप भी बहुत अलग लग रहे हैं, मतलब बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक। बस आदत है फिट रहने की, जिम जाता हूँ रोज, थोड़ा खुद का ध्यान रखना जरूरी होता है। जी सही कहा आपने। फिर पूजा और विवेक को बात करने का मौका दिया जाता है। आप मुझे पसंद हैं, आप बहुत सिंपल और समझदार लगती हैं। मुझे भी आप अच्छे लगे, आपसे बात करके अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। हॉल में खुशी का माहौल बन जाता है। अगर दोनों बच्चे खुश हैं तो हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। सब खुश होते हैं, लेकिन किरण की नजर बार बार महेश की तरफ जाती रहती है। अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, मिलना जुलना होता रहेगा। जी, अब तो अक्सर मुलाकात होगी। किरण के चेहरे पर हल्की खुशी और एक नई भावना साफ झलक रही थी, जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। रिश्ता तय होने के बाद लड़के वाले जाने लगते हैं। किरण दरवाजे तक सबको छोड़ने जाती है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच कहूँ तो इतने अच्छे से आपने सब संभाला कि हमें बिल्कुल घर जैसा महसूस हुआ। धन्यवाद, आप लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, इसीलिए सब कुछ अच्छा गया। अब तो रिश्ता जुड़ गया है तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। उम्मीद है अगली बार और अच्छे से बात होगी। जी जरूर। महेश जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं और किरण भी अनजाने में उनकी तरफ देख लेती है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। किरण किचन में बर्तन समेट रही है। घर में शांति है।
लेकिन उसके मन में हलचल बढ़ चुकी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उन्हें बार बार याद कर रही हूँ। ये सही नहीं है, लेकिन उनका तरीका, उनकी बातें, सब कुछ अलग था। तभी रामलाल अंदर आते हैं। आज सब ठीक से हो गया, अब शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। तुम भी थोड़ा ध्यान देना, सब काम ठीक से होना चाहिए। जी, मैं देख लूंगी। और हाँ, खर्चे का भी ध्यान रखना, बेवजह पैसे मत खर्च करना। जी, जैसा आप कहें। रामलाल चले जाते हैं और किरण फिर से सोच में डूब जाती है। अगली सुबह हॉल में चाय का समय होता है। पूजा खुश है और शादी की बातों में लगी है, जबकि किरण चुपचाप बैठी है। माँ, अभिषेक बहुत अच्छे हैं, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। हाँ, सब लोग अच्छे लगे, खासकर उनके पापा। हाँ, पापा तो बड़े कूल हैं, इतने फिट और स्मार्ट लगते हैं कि कोई भी कहेगा नहीं कि वो इतने बड़े हैं। अच्छा परिवार है, बस अब जल्दी से शादी की तारीख तय करनी होगी। दोपहर में किरण छत पर खड़ी हवा ले रही होती है। उसका मन बार बार महेश की तरफ जा रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ? क्या ये सिर्फ एक आकर्षण है या कुछ और? तभी उसका फोन बजता है। अनजान नंबर होता है। हेलो, कौन? मैं महेश बोल रहा हूँ, सोचा हालचाल पूछ लूँ। जी नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कल के बाद से आप याद आ रही थीं, इसीलिए फोन कर लिया। मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। किरण धीरे धीरे छत से नीचे किचन में आ जाती है, लेकिन फोन पर बात करती रहती है। आप हमेशा इतनी शांत रहती हैं या कल थोड़ा ज्यादा ही चुप थीं? शायद मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। जिंदगी में थोड़ा खुलकर जीना चाहिए, आप बहुत कुछ दबा कर रखती हैं। हाँ, शायद आपने सही कहा। मैं अपनी जिंदगी बस निभा रही हूँ, जी नहीं रही। अगर कभी दिल करे तो मुझसे बात कर लिया कीजिए, मैं सुन सकता हूँ। ठीक है। रात हो चुकी है। किरण अपने कमरे में लेटी है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। वो छत की तरफ देखते हुए सोच रही है। ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? उनकी बातें, उनका अंदाज, सब कुछ मन में बसता जा रहा है। तभी रामलाल कमरे में आते हैं। अभी तक सोई नहीं? कल से काम और बढ़ जाएगा, शादी की तैयारी करनी है, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। बस सोने ही वाली हूँ। लाइट बंद कर दो। जी। लाइट बंद हो जाती है, लेकिन किरण की आंखों में नींद नहीं है, बल्कि एक नया अट्रैक्शन और कंफ्यूजन था। कुछ ही दिनों में पूजा और अभिषेक की शादी धूमधाम से हो जाती है। मंडप में चारों तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन किरण के मन में कुछ और ही चल रहा है। अब वर वधू 7 फेरे लेंगे, ये 7 वचन इनके जीवन को जोड़ेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ। किरण की नजर बार बार महेश पर जा रही थी, जो सबके साथ हंसते हुए बातें कर रहे थे। आज तो आपकी बेटी की शादी है, लेकिन आप खुद भी बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ, खुशी तो है ही। विदाई का समय आता है। पूजा रो रही होती है और सब भावुक हो जाते हैं। आप अपना ध्यान रखना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। खुश रहो बेटा, यही चाहती हूँ, मैं ठीक रहूंगी। बेटी, अपने नए घर में अच्छे से रहना, कोई परेशानी हो तो बताना बेटा। विदाई के समय भी किरण और महेश एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शादी के बाद घर खाली हो जाता है। किरण अकेली बैठी है। पूजा भी चली गई, अब ये घर और भी खाली लगने लगा है, और मेरा मन वो तो कहीं और ही अटका हुआ है। तभी फोन बजता है। कैसी हो? अब तो घर बिल्कुल शांत हो गया होगा। हाँ, बहुत खाली लग रहा है और आपकी याद भी आ रही है। मुझे भी। अब हम पहले से ज्यादा मिल सकते हैं। ऐसे ही डेली किरण रामलाल के ऑफिस चले जाने के बाद महेश से फोन पर घंटों बात करने लगी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों एक पार्क में मिलते हैं। मुझे डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो। डर तो मुझे भी है, लेकिन तुमसे मिलने का मन था तो आ गया। मेरा भी, लेकिन ये सब गलत है। हाँ, पर कभी कभी दिल सही गलत नहीं देखता। घर लौटने पर रामलाल को किरण के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। किरण, आजकल तुम सजने संवरने में बहुत ज्यादा ध्यान देती हो और बहुत खोई खोई रहती हो, और तुम्हारा फोन भी बहुत बिजी जाता है। क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक जाती हूँ, इसीलिए चुप रहती हूँ। मुझे लग रहा है कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, क्योंकि शादी के इतने साल हो गए और ऐसा पहली बार हो रहा है। आप बेवजह शक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किरण गुस्से में किचन में जाकर अपना काम करने लगती है। रात में दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे हक है जानने का कि तुम क्या कर रही हो।
और मुझे भी हक है अपनी जिंदगी जीने का। हर बात पर शक करना सही नहीं है। तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि मैं घुट रही हूँ इस जिंदगी में। क्या कभी आपने सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? कभी 2 पल प्यार से बात किया है बैठकर? तो अब तुम्हें ये घर, ये रिश्ता बोझ लगने लगा है। मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? अगले दिन किचन में किरण अकेली खड़ी होती है। अब मैं और नहीं रुक सकती। अगर मुझे अपनी खुशी चाहिए तो मुझे कदम उठाना ही होगा। वो फोन उठाती है। महेश, मैं तैयार हूँ। अब मैं ये घर छोड़कर आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो फिर हम स्टेशन पर मिलते हैं। सुबह की ट्रेन से निकल जाएंगे। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी होती है। किरण बैग लेकर आती है और इधर उधर घबरा कर देखती है। कहीं कोई देख ना ले, सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। इतने में महेश आता है। तुम आ गई, चलो जल्दी करते हैं, ट्रेन आने वाली है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। पता नहीं ये सही है या नहीं। ट्रेन आने की घोषणा होती है। बस कुछ ही देर में हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन क्या ये सच में नई जिंदगी होगी या सिर्फ एक गलती? तुम क्या सोच रही हो? अगर हम चले गए तो पीछे क्या होगा? रामलाल, पूजा, सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, शायद तुम सही हो। मेरी भी पत्नी, मेरा बेटा, क्या हम सही कर रहे हैं? शायद हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुख दे रहे हैं। शायद हमें रुक जाना चाहिए, अभी भी वक्त है। हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हाँ, ये सही नहीं है। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था जिसे हमने प्यार समझ लिया। चलो वापस चलते हैं। हाँ, वापस। दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा नहीं होता, लेकिन एक समझदारी आ जाती है। किरण, तुम इतनी सुबह कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, बस नींद खुल गई थी जल्दी, तो ऐसे ही बाहर घूम रही थी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बता देना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। हम दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। सिर्फ साथ रहने से रिश्ता नहीं चलता। दूसरी तरफ महेश भी अपने परिवार के साथ बैठा होता है। कभी कभी इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन सही समय पर रुक जाना ही असली समझदारी है। दर्जी बहू की आई रॉयल बारात। उगते हुए सूरज की किरणें जब गीता की टूटी हुई झोपड़ी की दरारों के अंदर आती है तो वो सिर्फ एक उजाला नहीं बल्कि संघर्ष की एक नई इबारत लिखती है। आंगन में रखा पुराना संदूक और कोने में रखी वो सिलाई मशीन, यही इस परिवार की दुनिया है। गीता के पति के जाने के बाद वक्त ने करवट बदल ली थी, लेकिन हालात बिल्कुल भी नहीं बदले थे। दिनेश, ओ दिनेश, उठ जा लाल। देख, सूरज सिर पर चढ़ गया है। आज जमींदार साहब के खेतों में कटाई का काम है। देर हो गई तो वो शहर वाले मुंशी जी चिल्लाएंगे। उठ गया माँ, बस रात को नींद देर से आई थी। खेतों का काम तो चलता रहेगा, पर मैं सोच रहा था कि वसुंधरा के लिए शहर से कुछ अच्छे धागे और सितारे ले आऊं। बेचारी रात भर लालटेन की रोशनी में आंखें फोड़ती है। भैया, आप मेरी चिंता मत करो, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। माँ, मैंने चाय बना दी है, पी लो। और देखो, ये काकी का सूट तैयार हो गया। तभी आंगन के खड़खड़ाते दरवाजे से गांव की एक औरत ममता हाथ में कपड़े का बंडल लिए प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर एक जल्दबाजी है, मानो कोई बड़ी जंग फतह करनी हो। अरे ओ गीता, देख, तेरी बेटी का हुनर तो पूरे जिले में मशहूर हो रहा है। वसुंधरा बिटिया, जरा इधर तो आ। ये देख, मेरी बेटी के लिए ये कीमती कपड़ा लाई हूँ। एक पंजाबी पटियाला सूट सिल दियो ऐसा कि लड़के वाले देखते रह जाए। आप फिक्र मत कीजिए ममता काकी, मैं इस पर ऐसी कढ़ाई करूंगी और ऐसा कट दूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। आपकी बेटी सूट में परी लगेगी। वो तो मुझे पता है रे, तेरा हाथ का काम शहर के उन बड़े बड़े डिजाइनर शोरूम से भी ज्यादा सफाई वाला होता है। तू तो हमारे गांव की छुपी रुस्तम डिजाइनर है। ममता के जाने के बाद आंगन में फिर से सिलाई मशीन की टिक टिक गूंजने लगती है। दोपहर ढलती है और शाम के धुंधलके में दिनेश घर लौटता है। आज उसके हाथ में एक मखमली थैला है। वसुंधरा, माँ देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ। जमींदार साहब की बेटी नीलिमा की शादी तय हो गई है। उन्होंने शहर से सबसे महंगा कपड़ा मंगवाया है और कहा है कि पूरे इलाके में सिर्फ वसुंधरा ही इसे सिल सकती है। भैया, ये तो सच में बहुत कीमती है। इसमें रेशम के तार हैं। मैं वादा करती हूँ, ऐसा जोड़ा बनाऊंगी कि जमींदार की बेटी की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। बहन, दूसरों के जोड़े तो तू बहुत अच्छे से सिलती है, पर मैं सोचता हूँ कि तेरी भी तो अब उम्र हो गई है ना। माँ देखो ना, इसकी हम उम्र सारी लड़कियां विदा हो गई है। बस यही इस गरीब के आंगन में सिलाई मशीन से अपनी किस्मत सिल रही है। सच कहता है दिनेश, हम इतने गरीब हैं कि पता नहीं अपनी फूल जैसी बेटी को कैसे ब्याएंगे। ना हमारे पास सोना है, ना रुपया। माँ, भैया, आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी
जब तक इस घर में मेरी प्यारी सी भाभी नहीं आ जाती। और रही बात गरीबी की, तो हुनर जिसके पास है वो कभी गरीब नहीं होता। नहीं बहना, तेरी शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगा, चाहे मुझे रात दिन मजदूरी क्यों ना करना पड़े। अच्छा बाबा, अब भावुक होना बंद करो और चलो खाना खा लो। कल सुबह से मुझे इस भारी लहंगे पर काम शुरू करना है। कई दिन बीत गए। वसुंधरा ने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन उस लहंगे में पिरो दिया। सुई की हर एक चुभन के साथ उसने एक दुआ मांगी। जब लहंगा तैयार हुआ तो वो सतरंगी धनुष जैसा चमक रहा था। दिनेश उसे लेकर जमींदार की हवेली पहुंचता है। वाह पिताजी, देखिए शहर की बड़ी बुटीक ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, पर इस गांव की लड़की ने क्या कमाल किया है। दिनेश, ये लो तुम्हारी सिलाई के पैसे और ये मेरी तरफ से इनाम। अपनी बहन को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। शुक्रिया छोटी मालकिन। शाबाश, तुम्हारी बहन का हाथ तो वाकई में सोने का है। उसे कहना हमारी तरफ से आशीर्वाद है और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरी बिटिया की शादी में जरूर आना है। जी मालिक, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। दिनेश खुशी खुशी घर आता है और रास्ते से गर्मा गर्म जलेबियां लेता है। घर पहुंचकर वो अपनी बहन का मुंह मीठा कराता है। वाह बहना, तू तो सच में नाम रोशन करेगी। आज हवेली में सिर्फ तेरे काम की ही चर्चा हो रही थी। सच भैया, मालकिन को लहंगा पसंद आया। एक कामगार को और क्या चाहिए, इतना कि उसके काम को सराहा जाए। ये ले तेरी मेहनत के पैसे, और साथ में उन्होंने इनाम में कुछ और भी पैसे दिए हैं। जमींदार साहब तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहन जादूगरनी है, उसकी सिलाई ने तो दिल जीत लिया है। ये सब सुनकर वसुंधरा बेहद खुश होती है। कुछ दिन बाद अंततः नीलिमा की शादी का दिन आ जाता है। रोशनी से पूरी हवेली नहाई हुई थी। गांव के लोग दूर दूर से आए हैं। हर अतिथि बस यही पूछ रहा है कि ये जोड़ा कहां से आया। भीड़ में एक युवक खड़ा है, नाम है अभिमन्यु। वो दूल्हे का जिगरी दोस्त है और शहर के एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से है। उसकी नजर नीलिमा के लहंगे पर पड़ती है। यार मयंक, तुम्हारी होने वाली पत्नी का जोड़ा बहुत क्लासी है। कौन से इंटरनेशनल डिजाइनर से बनवाया है? अरे नहीं भाई, ये किसी विदेशी डिजाइनर नहीं, बल्कि इसी गांव की एक लड़की वसुंधरा ने बनाया है। वो देखो, गुलाबी सूट में जो खड़ी है ना, वो हाँ वही है वो कलाकार। अभिमन्यु की नजरें वसुंधरा पर जाकर टिक जाती है। सादगी, चेहरे पर गरिमा और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। जो लड़की निर्जीव धागों से इतना सुंदर सपना बुन सकती है, वो रिश्तों को कितनी खूबसूरती से पिरोएगी। उसकी सादगी ही उसका असली गहना है। अभिमन्यु हिम्मत जुटाकर वसुंधरा के पास जाता है। नमस्ते, मैंने अभी आपका बनाया हुआ जोड़ा देखा। यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़े शहरों में ऐसे काम नहीं देखे हैं। आप सच में हुनरमंद हैं। जी धन्यवाद, पर कोशिश की थी कि नीलिमा जी अच्छी लगे। आपने सिर्फ कपड़ा नहीं सिला, आपने एक याद सिली है। आप जैसी लड़कियां ही समाज की असली ताकत होती हैं। नीलिमा की विदाई के बाद गांव में सन्नाटा तो पसर गया था, लेकिन अभिमन्यु के दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। वो शहर तो लौट गया, पर उसकी आंखों के सामने बार बार वसुंधरा का वो सादगी भरा चेहरा आ रहा था। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें वसुंधरा के आंगन के नीम के पेड़ों के पत्ते से छन कर नीचे गिर रही थी, तभी गांव की कच्ची सड़क पर एक महंगी कार आकर रुकती है। गांव के बच्चे तालियां बजाते हुए कार के पीछे भागने लगते हैं। अभिमन्यु कार से उतरता है। वो इधर उधर देखते हुए आखिरकार वसुंधरा के घर के छोटे से काठ के दरवाजे पर जाकर पहुंच जाता है। नमस्ते, क्या घर पे कोई है क्या? जी बेटा, कौन हो तुम? यहाँ शहर से कोई साहब आए हैं दिनेश। अरे आप तो कल शादी में थे ना? साहब, आप यहाँ इस टूटी झोपड़ी में? हाँ भाई, दरअसल कल से मेरी इस महंगी शर्ट का बटन टूट गया है। रास्ते से गुजर रहा था तो याद आया कि यहाँ से बेहतर दर्जी तो पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या आपकी बहन मेरी मदद कर सकती है? आप बटन के लिए यहाँ तक आ गए? आप बैठिए, मैं अभी टाक देती हूँ। वसुंधरा एक छोटी सी पीढ़ी यानी लकड़ी का स्टूल आगे बढ़ाती है। अभिमन्यु बैठ जाता है। वसुंधरा सुई में धागा पिरोती है और बहुत ही सावधानी से उसके शर्ट का बटन लगाती है। अभिमन्यु करीब से उस छोटे से घर का मुआयना करता है। एक कोने में अनाज की कोठरी, दूसरे कोने में चूल्हा और बीच में एक बड़ा सा आंगन जहां वसुंधरा का पूरा संसार सिमटा है। आपका घर बहुत सुकून भरा है। इतनी गरीबी में भी आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? साहब, गरीबी कपड़ों में होती है, इंसान के इरादों में नहीं। ये घर छोटा जरूर है, पर इसमें प्यार बहुत है। और फिर मेरे पास मेरा ये हुनर है जो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देता। सच कहा आपने। अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, बटुआ कार में रह गया है। पैसे की जरूरत भी नहीं है। कल आपने मेरे हुनर की जो तारीफ की थी, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम था। लीजिए, आपका बटन लग गया।
अभिमन्यु वहां से चला तो गया, लेकिन उसका मन वहीं रह गया। उसने शहर जाकर अपने माता पिता राजेंद्र और सरला से बात की। उसने साफ कह दिया कि अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी दर्जी लड़की से। कुछ दिन बाद गांव में एक बार फिर से हलचल हुई। इस बार 2 गाड़ियां एक साथ गीता के घर आकर रुकी। अभिमन्यु के साथ उसके माता पिता भी आए थे। उसके हाथों में मिठाइयां और शगुन के फल थे। राम राम भाई साहब, क्या हम घर के अंदर आ सकते हैं? जी 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 साहब, आइए ना। बहन घबराओ मत, हम यहाँ मांगने आए हैं, देने नहीं। आपका बेटा हीरा है और आपकी बेटी साक्षात लक्ष्मी। हम अपने बेटे अभिमन्यु के लिए वसुंधरा का हाथ मांगने आए हैं। साहब, आप कहाँ बड़े महल वाले और हम कहाँ ये सिलाई मशीन चलाने वाले गरीब लोग। ये मेल कैसे बैठेगा? माँ जी, जिस तरह से वसुंधरा कतरनों को जोड़कर एक सुंदर सा लिबास बनाती है ना, मुझे यकीन है कि वो हमारे बिखरते शहर वाले रिश्तों को अपनी ममता से जोड़ देगी। मैं दहेज नहीं, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अगर मेरी बहन खुश रहेगी तो मुझे और क्या चाहिए। हमें ये रिश्ता मंजूर है। शादी का दिन आ गया। गांव ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। जहां कल तक धूल उड़ती थी, आज वहां लाल कालीन बिछा था। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी थी। हाथी, घोड़े और फूलों से सजी गाड़ियां, ये रॉयल बारात सीधे वसुंधरा की झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। अरे विमला, देख दर्जी की बेटी के भाग्य खुल गए। ऐसी बारात तो जमींदार की बेटी की भी नहीं आई थी। सही कहती हैं, हुनर हो तो तकदीर खुद रास्ता बनाती है। अभिमन्यु दूल्हे के जोड़े में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। उसने वसुंधरा के हाथों में अंगूठी पहनाई और अग्नि के 7 फेरे लिए। विदाई के समय पूरा गांव रो रहा था, पर वो आंसू खुशी के थे। ससुराल पहुंचने पर सरला द्वार पर खड़ी है। स्वागत है बहू, आज से तुम इस घर की इज्जत हो। देखो बेटा, जैसे तुमने कतरनों को सुई धागे से एक किया, वैसे ही इस परिवार को भी एक सूत्र में पिरो कर रखना। तुम दर्जी बहू नहीं, इस घर की लाडली बेटी हो। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और इस तरह एक मामूली दर्जी बेटी अपनी हुनर और सादगी के दम पर एक बड़े साम्राज्य की रानी बन गई। उसने साबित कर दिया कि सपने और मेहनत का धागा अगर मजबूत हो तो वो तकदीर के फटे हुए पन्नों को भी खूबसूरती से सी सकता है।